और सर्वोदय आंदोलन में रचनात्मक कार्यों के लिए जो जमीनें दी गई थी, संस्थाएं खड़ी की गई थी, उन पर धीरे धीरे कब्जा संघ के लोगों ने पीछे के दरवाजे से करने का जो अभियान चलाया हुआ है। हमें दुख इस बात का है कि हम उसको जिस प्रकार से हम लोगों को उसकी सुरक्षा करनी थी, हम लोग नहीं कर पाए। इसमें मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूं, कांग्रेस को भी दोषी मानता हूं। आवश्यकता आज इस बात की है कि अगर हमने अभी भी अपने आप को सचेत नहीं किया तो 2024 हमारे लिए एक वॉटरशेड होगा इस भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। और 2024 में यदि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है तो मैं समझता हूं कि अगला चुनाव 2029 में होगा तो वही चुनाव लड़ पाएगा जिसकी मंजूरी नरेंद्र मोदी जी देंगे। जो हालात आज कुछ ऐसे राष्ट्रों में है जहां लोकतंत्र समाप्त किया जा चुका है, विपक्ष भी वही चलाएंगे और सत्ता पक्ष तो वो चलाएंगे। इस हालात से बचने के लिए यदि आज भी राजनीतिक पार्टियां जो कि समाजवादी, गांधीवादी, सर्वोदय विचारधारा जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग एक नहीं हुए तो मान कर चलिए कि अगला 2029 का चुनाव, मैं तो 76 साल का हूं तो पता नहीं देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, पर इतना जरूर है आने वाली पीढ़ी के लिए सदैव लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। और इसी चुनौती के साथ आज चिंतन शिविर यहां हो रहा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। साथियों, खादी एक आंदोलन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए महात्मा गांधी ने इसे जन आंदोलन बनाया। और वाकई में आज बेरोजगारी अगर गरीबों की मिटाना है, पहले जमाने में हमारे बुंदेलखंड में बीड़ी का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था, लेकिन धीरे धीरे वो उद्योग भी समाप्त हो गया और अब पाउच का जमाना आ गया। बीड़ी उद्योग में लाखों लोग गरीब परिवार के लगे हुए थे जो घर बैठे अपनी बीड़ी बना लिए। उसका विकल्प यदि कोई है तो चरखा है। और चरखे में भी जो जिस प्रकार का भी हमारे अशोक जी बता रहे थे कि किस प्रकार से उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी ना होने की वजह से चरखा और हमारी खादी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। गांधी जी बड़े एक प्रैग्मेटिक विचारधारा के व्यक्ति थे। आज देश में अधिकांश खादी और विशेषकर गुजरात में माइक्रो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर्स के आधार पर सूत बनाया जा रहा है और उसको खादी के रूप में बेचा जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। ये जितने लोग खादी में काम करते हैं, आप सहमत होंगे इस बात से। तो अधिकांश खादी जो है माइक्रो पावर के लूम्स, उन्होंने चरखे बनाए हुए हैं जहां की प्रोडक्टिविटी 500 से 1000 रुपए रोज के हिसाब से आ जाती है और जो प्रैक्टिकल है। आज यदि महात्मा गांधी होते तो शायद वो इस बात को स्वीकार कर लेते कि ज्यादा से ज्यादा हमें रोजगार अगर देना है तो उसका एक तरीका हो सकता है। मैं आज भी इस बात को कह सकता हूं, टेक्सटाइल सबसे बड़ा रोजगार देने का एक सेक्टर है। बांग्लादेश की जो बात अभी हो रही थी, बांग्लादेश के अंदर आज उसकी इकोनॉमी जो सुधरी है, जो कोविड में भी उसका जीडीपी नेगेटिव नहीं रहा, उसका एकमात्र कारण है उसका और श्रीलंका का गारमेंट्स और टेक्सटाइल। ये यदि हम लोगों ने इसको कपास से लेकर कपड़े तक अगर हमने इसको लिंक कर दिया तो अपार संभावना इसके अंदर है। और मैं तो इस बात को कहूंगा कि हैंडलूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हैंड स्पिनिंग में हम लोगों को इसका नजरिया बदलने की आज आवश्यकता है। और माइक्रो पावर हमको हमारे चरखों को तैयार करना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हम इसके माध्यम से करा सके।
उसकी परिभाषा तय करनी पड़ेगी और परिभाषा में हम लोगों को दक्षिणानुसी विचारधारा से ऊपर उठना पड़ेगा। जो पुराने लोग हैं उसमें मैं उस आलोचना का पात्र बनूंगा, क्योंकि पूरी विचारधारा जो है गांधी जी की मशीन से अलग की बात थी। लेकिन आज जब मशीन के युग में हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद तो पता नहीं और क्या विश्व का हालत होगी, बेरोजगारी कितनी और बढ़ेगी, इस बात का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन उन वर्गों के लिए जिनके पास नोटबंदी के बाद बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए तो हमें इन बातों में विचार विमर्श करके परिभाषा में परिवर्तन करने के बारे में सोचना चाहिए।